मुझे बूथ जिताने वाले चाहिए, सीट जिताने वाले नहीं। भारत के आधुनिक सियासी युग में इस एक फॉर्मूले से अमित शाह ने बीजेपी को अजेय बना रखा है। अमित शाह जो 2 दिन मरुधरा में रहे और पार्टी को जीत का मंत्र और हमें कई प्रश्न देकर गए हैं। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासी माइंड गेम के मास्टर ब्लास्टर अमित शाह ने चुनावी नगाड़ा बजा दिया है। शाह ने 4 सीटों के लिए खास प्लान बनाया है जो जटिल है, पर साथ ही शाह ने कार्यकर्ताओं की क्षमता पर भरोसा भी जताया है कि वे उसे अमली जामा पहना देंगे। इधर कांग्रेस को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। तैयारी और वार के बीच कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जो प्रश्न बन खड़े हो गए, जैसे क्या स्पेशल प्लान बताता है कि 2 बार से खाता भी न खोल रही पार्टी कांग्रेस इस बार मुकाबले में है। क्या कांग्रेस को विभाजनकारी बताना अतिशयोक्ति वाला वार है या इसमें कोई बेस भी है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की ओर से मदन प्रजापत जी हैं, कांग्रेस की ओर से यशवर्धन सिंह जी और राधेश्याम भारती राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मदन भाई, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। अमित शाह ने स्पेसिफिकली 4 सीटें बताई, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालोर सिरोही, और उसके लिए कहा कि मैंने डिटेल प्लान दिया है। डिटेल प्लान की जरूरत क्यों पड़ी इन 4 सीटों पर बीजेपी को? स्वप्निल जी, देखिए, एक चुनाव जब हम लड़ते हैं तो हमारी रणनीति होती है और हर सीट का अलग परिदृश्य होता है, अलग वहाँ की समीकरण होते हैं, अलग तरीके से चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी होती है। तो उसी के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी हर सीट के लिए, हर विधानसभा के लिए, हर लोकसभा के लिए अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है। और हम बूथ की कार्यकारिणियों के साथ काम करते हैं, मंडल के साथ काम करते हैं, जिले के साथ काम करते हैं। हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा संयोजक है, इसके अलावा मोर्चों की टीमें तैयार है। में भी हो सकता था, इतना स्पेसिफिकली बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, अगर आप कोई चीज कार्य कर रहे हैं, आप अभी डिबेट में बैठे हैं तो 2 घंटे की तैयारी करके बैठते हैं ना, 5 मिनट की तैयारी से थोड़ी बैठते हैं। चुनाव जब हम लड़ने जाते हैं तो निश्चित रूप से अगर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। पार्ट टाइम नेता तो हमारी पार्टी में है नहीं ना, हम तो फुल टाइम वाले लोग हैं। हम तो जनता की सेवा भी फुल टाइम करते हैं, चुनाव के कार्यक्रम भी फुल टाइम चलाते हैं, संगठन में भी फुल टाइम कार्य करते हैं और संगठन की संरचना भी फुल टाइम करते हैं। एक पार्टी वो है जिसके CWC की बैठक का पता नहीं है, हमारी तो जिले की कार्यकारिणी की बैठकें होती है, प्रदेश की होती है और राष्ट्रीय होती है। दूसरी चीज, मदन भाई एक सवाल और मैं जोड़ लूं, आप उसी के साथ अपने जवाब में जोड़ लीजिएगा। उन्होंने खुद कहा कि इस प्लान को लागू करना कठिन है। मतलब एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसे लागू करना कठिन है, और कठिन प्लान्स की जरूरत कब पड़ती है ये आम व्यक्ति भी बहुत आसानी से जानता है। मतलब कम से कम इन 4 सीटों पर बीजेपी खुलकर बोल रही है कि हम मुकाबला मान रहे हैं। नहीं, किसने कह दिया हम? कैसे नहीं है? कठिन है प्लान। पूरे राजस्थान देखिए, आसान तो हम किसी चीज को मानते ही नहीं है सर। नहीं, कांग्रेस से जीतने को आप बहुत आसान मानते हैं। सुनिए तो सही। मैं आसान, हम किसी भी चीज की पूर्ण तैयारी के साथ में जाते हैं और आसान कुछ भी नहीं होता है। हम जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को लेके जाते हैं, बूथ की कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करते हैं, जनता के साथ संपर्क करते हैं। इसलिए मदन भाई नहीं देखिए, मैंने इसी बात से मैंने चालू किया था कि मुझे बूथ जीतने वाले चाहिए, सीट जीतने वाले नहीं चाहिए। ये एक भ्रम वाक्य आपकी पार्टी का रहा है, लेकिन सिर्फ बूथ जीतने में अगर कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तभी तो एक कठिन प्लान, डिटेल प्लान बना होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि 372 से अधिक मत मिलने चाहिए हमारे को। 300, बस 372 से अधिक मत? क्या बात है मदन भाई, इतना सरेंडर मत करिए। क्यों? इससे तो ज्यादा ही मिलेंगे आपको। उससे ज्यादा मिलने, हर बार में उसमें 372 ज्यादा चाहिए। अच्छा, हमको ज्यादा चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, दूसरा देखिए, हम कार्यकर्ता, आपने जो बोला है स्वप्न, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता देवतुल्य होता है और बूथ अध्यक्ष को उतना ही सम्मान दिया जाता है यहाँ पे, और देवतुल्य कार्यकर्ता, देवतुल्य बूथ अध्यक्ष, ऐसा बोला जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने कहा था कि बूथ अध्यक्ष हमको ऐसा चाहिए जो कुत्ते के जैसे कान पकड़ के वो भौंकने के लिए तैयार हो। मैंने उस पर भी डिबेट बुलाई। तो वो ऐसा बूथ अध्यक्ष चाहिए हमको, तो कार्यकर्ता वाला बूथ अध्यक्ष चाहिए जो जनता के बीच में जाए, जनता की समस्याओं को समझे, मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताए, और किसी को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जिस बयान की तरफ इशारा किया, जिस बयान का आपने इशारा किया, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं यशवर्धन जी आपके पास आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को लेकर ही, अब वो पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, उदाहरण बहुत अलग तरीके से उन्होंने डिटेल में दिया है, अगर आप सुनेंगे ना। नहीं, मैंने तो डिबेट भी ली उसमें मदन भाई। उसमें वो ये बता रहे थे कि जब हम कुत्ते भी लेना चाहते हैं तो हम कुत्ते के पिल्लों को कान से उठाकर देखते हैं, अगर वो कूकू करता है, नहीं भौंकता है, हाँ, वो एक बड़ा विस्तृत वो उनका बयान था। लेकिन ठीक है यशवर्धन भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। अब देखिए, आपकी पार्टी में अगर कोई चाणक्य के आसपास पहुंचता है तो वो अशोक गहलोत है, और इनकी पार्टी में जो उपयुक्त
चाणक्य पर फिट बैठता है तो वो है अमित शाह। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, या तो अमित शाह माइंड गेम कर गए और 4 सीटों पर आपको ये बताकर गए कि भाई इस पर अब तुम ध्यान मत दो, या एक्स्ट्रा ध्यान दे दो ताकि हम देख लें क्या करना है, हम इन 4 जगहों पर तो मजबूत। किसी तरह का गेम तो हुआ है आपके साथ, जब आप ब्लेम गेम में बिजी थे एक व्यक्ति आया और माइंड गेम खेल कर गया है। नहीं, माइंड गेम नहीं है, घबराहट है। और ये अभी तो जोधपुर गए तो वहां की 4 सीटें बता दी, अब कोटा नहीं जाएंगे आपको तो नहीं, आपको अंदरूनी खबर बता दूं, मैक्सिमम 7 सीटें हैं जिनको पार्टी डिफरेंटली टैकल कर रही है। ये बाड़मेर में तो जी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी सिर्फ 7 सीट है जिसे डिफरेंट तरीके से टैकल कर रही है पूरे मरुधरा में, सारी सीटों पर नहीं। खैर, हाँ उसका कारण है बाड़मेर में तो कांग्रेस और निर्दलीय की टक्कर है, ये तीसरे नंबर पर है। इनकी समझ में नहीं आ रही हम करें क्या। निर्दलीय के पैर पकड़ेंगे कैसे, मान जाओ चुनाव और सिरोही में हम चुनाव जीत ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं। भगवान जाने आप कैसे जीत रहे हैं। जालोर सिरोही में तो आपकी टक्कर आपसे खुद से है। जालोर सिरोही में तो जब वैभव गहलोत नॉमिनेट जब पहुंचते हैं अपने कार्यालय पर, वहां ताला लगा मिलता है, वहां तो उनकी टक्कर उनसे खुद से है। आप अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, 26 तारीख बहुत दूर है, अभी आज की तारीख में ही वहां में स्थितियां बदल चुकी हैं, तो आप देखिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं एक बार तो बाड़मेर की आप रिपोर्ट करवा लीजिएगा, ये तीसरे नंबर पर है वहां पे। ये जो कह रहे हैं ना हम 5-5 लाख का जो डिफरेंस बता रहे हैं, वहां वोट नहीं आ रहे इनके, और ये निर्दलीय अच्छा, दो मिनट। जोधपुर में जो आपकी तरफ से खड़ा हुआ उसको आपने जालोर सिरोही भेज दिया और आप कह रहे हैं आप वहां फाइट में नहीं, आप फाइट में नहीं बल्कि आप फाइट में सबसे आगे चल रहे हैं। आप जालोर सिरोही की बात कर रहे हैं, वहां पर आपके लोगों ने वैभव गहलोत के खड़े होते ही पार्टी छोड़ दी, लाल सिंह अगर आपको याद हो, जो कि अशोक गहलोत के काफी खास भी थे, है? और आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप वहां पर दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। ये दो बातें एक साथ नहीं जाती यशवर्धन जी। देखिए, पार्टी छोड़ना और पार्टी में आना ये सब चला लगा रहता है। पहले ये सब कुछ नेचुरली होता था, अब पार्टी छुड़वाना, उसमें ईडी सीबीआई और ये सब काफी सारे फैक्टर्स आ गए कि किसको छुड़वानी है, किस पर दबाव डालना है, किसको चुनाव नहीं लड़ने देना है। यशवर्धन भाई, उसके लिए सरकारी एजेंसियां खूब काम करती हैं। आपने भी जिनको खड़ा किया उनके पीछे ईडी है नहीं, इतने इन 4 नहीं, हमारे पास तो आराम से आ रहे हैं, हमारे पास ऐसी दबाव का नहीं। लेकिन एक सवाल और है और जो बड़ा सोचने वाला पॉइंट है वो ये है कि इतना तो तय है कि बीजेपी हर सीट पर एक डिफरेंट प्लान बना रही है और आपके अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी कह रहे हैं हमने तो खड़ा होने से मना किया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जिसने भी ये बात कही है, नहीं जिसने ये बात कही है, सिर्फ जिसने बोल के तो आप एक बोल देंगे, जिसने कहा है आप कम से कम उनको मल्टीपल तो रखिए। आप केवल कांग्रेस की देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि गुजरात में जो ये कहते हैं हमारा ही है, वहां के 2 कैंडिडेट्स को इन्होंने टिकट दी, वो छोड़ के चले गए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। निर्मला सीतारमण कह रही है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है चुनाव लड़ने के। तो ऐसा इनके साथ भी हो रहा है। पैसों की बात तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कही, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजसमंद से जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भी कही, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टिकट क्यों लौटा दिया। लेकिन हाँ मदन जी, आप शॉर्ट में जो बोलना चाहते हैं। मैं तो 2 चीज बड़े हर्षवर्धन जी बड़े शॉर्ट में तरीके से बताता हूँ। ये 2 चीजें इन्होंने कहा कि एक तो चुनाव लड़ने की बात है कि जालोर में इनका पता नहीं। मैं तो कहता हूँ नागौर के अंदर 5 विधानसभा सीटें जीती हुई है इन्होंने, सिक्कर में 5 विधानसभा सीटें चुनी हुई है, जीती हुई है इनकी। ऐसा डर है इनके पास में, ना सिक्कर में चुनाव लड़ने वाला है ना नागौर में चुनाव लड़ने वाला है। वहां पे आप उसको RLP को दे देते हो, यहाँ पे कम्युनिस्टों को दे देते हो, जो कम्युनिस्ट राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके पास व्यक्ति नहीं है। चूरू के अंदर कुशवाहा जी को इंपोर्ट कर लिया और कोटा के अंदर प्रहलाद गुंजल जी को इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट तो कर लिया चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके सम्मान की स्थिति ऐसी है, शांति धारीवाल जी ने आपने मतभेद नहीं मिला पाए, बल्कि मतभेद के अंदर आप राहुल कस्वा का नाम नहीं ले रहे। क्यों लिया ना मैंने चूरू में, लिया है ना। चूरू में राहुल कुशवाहा को लेके आए, वहां से इंपोर्ट करके लाए ना, कोटा के अंदर इंपोर्ट करके आए, और ऐसी स्थिति हो गई कि वहां पे प्रहलाद गुंजल जी को लाने के बाद में मनभेद नहीं मिला पाए, मतभेदों की लकीर और ज्यादा खिंच गई। अब इनको तो क्या है कि जो हिंदुत्व को गाली दे वो तो मदन भाई तीसरी चीज आज आपने पहले आपने 2 चीज कही थी, 2 मैंने सुन ली। अब सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूं प्रहलाद गुंजल को लेकर आज क्या बीजेपी लीडर्स के बयान हो रहे हैं, उनके उतारे हुए कपड़े पहनते थे, ये करते थे, ये ठीक लगता है। देखिए
मैं किसी के बयान पे टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो प्रहलाद गुंजल को जब लेके गए, ठीक है, तो क्या बोला शांति धारीवाल ने बेमेल कि जोड़ी मैं है। हूं, और दूसरा जो अच्छा हम तो बेमेल छोड़ जोड़ी के है। लाने के बाद में भी, ज्वाइन कराने के बाद भी किस तरीके से बोल मदन भाई, अच्छा सनातनी कैसे मदन भाई, हैं? मदन उन्होंने भाई, कहा कि मदन भाई, आप मेरी बात सांप्रदायिक सुनिए ना। टैक्स को छोड़ के, अच्छा इनके सांप्रदायिकता की मदन भाई, परिभाषा क्या है ये मदन बताओ। भाई, एक बात मैं कह रहा हूं, अरेंज मैरिजेस में जोड़ियां कई बार बेमेल बन जाती हैं, कभी आपकी तरफ कभी इनकी तरफ। नहीं, मैं तो महेंद्र वही जी, पूछना महेंद्र जी चाह से रहा मान था लिया। मैं। लेकिन यशवर्धन जी, मैं मैं एक 10 सवाल और सेकंड आपसे वही ले रहा एक हूं। सवाल ये नहीं, करते ना, दो छुड़वा के सेकंड, लेके दो जाओ, सेकंड, उसका एक जवाब ले लो। फिर राधेश्याम हर्षवर्धन जी के पास भी मुझे नहीं, जाना है ना। हर्षवर्धन जी से एक जवाब लो ईमानदारी से। बहुत शॉर्ट में। बहुत शॉर्ट में एक ही चीज बोलता हूँ, 1951 से 1967 तक 542 सिटिंग विधायक अलग अलग पार्टियों के इन्होंने अपने अंदर ज्वाइन करवा लिए। मैं पिछले 10 साल में आप मुझे इतिहास उठा के बता दो कि 542 विधायक भारतीय जनता पार्टी को किसी भी अलग अलग पार्टी में ज्वाइन किया। उस टाइम कौन सा बाजार लगा रखा था, उस टाइम कौन सा डर लगा रखा था, या उस टाइम कांग्रेस की कौन सी बोली और बिट लगा रखी थी, उसका जवाब भी दे देना। मैं एक साधारण सा सवाल आपसे पूछूंगा, लोकतंत्र खतरे में कब नहीं, कब नहीं था? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एनटीआर विदेश में इलाज करवा रहे थे, आपने कहा राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, वो बीमारी में आए, व्हील चेयर पर बैठे थे, इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने अपने सारे समर्थक विधायकों की परेड करवाई, इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था? आज आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, इसलिए हम इतने सारे लोग मिलकर बैठ रहे हैं, इतने सारे लोग जुट रहे हैं। लोकतंत्र तो कांग्रेस के समय भी कई बार खतरों में पड़ा ही है, आप पे क्यों भरोसा करें? मैं पहले तो मदन जी की एक बात पूछना चाह रहा हूं कि पिछली बार 2019 में हाँ। इन्होंने डर के मारे हनुमान बेनीवाल से समझौता किया था क्या? इन्होंने क्यों समझौता किया था? एक ही सीट आज भी में किया था समझौतों हमने, की तो बात कर रहे हैं, उससे नहीं किए थे। हाँ तो किया था ना, लेकिन डर गए थे गठबंधन क्या था। उसमें? नहीं तो अरे गठबंधन का मतलब ये थोड़ी है चुनाव नहीं दे रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या बोल रहे हैं कि मैं जयपुर से चुनाव हार रहा हूँ, राजसमंद वाला क्या कह रहा है कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। मदन भाई, अब जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। मैं तो उस बात पे कह रहा हूं यशवर्धन जी शॉर्ट में बोलिए, फिर मैं राधेश्याम जी के गठबंधन पास करना जाऊंगा। गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके नेता आगे चुनाव नहीं लड़ पा रहे, आपका इसलिए पॉइंट आ गया, गठबंधन आपका करो पॉइंट आ आप। गया। यशवर्धन भाई शॉर्ट में जल्दी से जवाब आप दीजिए। क्यों फिर किस पे आप किस पे उंगली उठा रहे हो फिर? अरे हम नहीं उठा रहे, आपके नेता उठा रहे हैं, मैं क्या उठा रहा हूँ उंगली? अच्छा, ठीक है। हर्षवर्धन जी मैं नहीं उठा रहा उंगली। नहीं, 2 मिनट मैं नहीं उठा रहा उंगली। 2 मिनट। अब एक एक्सपर्ट कमेंट ले लेते हैं हम। राधेश्याम जी आपके पास आ रहे हैं। मैं उंगली नहीं उठा राधेश्याम जी, रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक जटिल प्लान बनाने की जरूरत पड़ी, ये क्या इशारा करता है, या इसे किस नजर से देखा जाना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, हाँ, जो है मदन जी भाई साहब बड़ा सटीक बोलते हैं और पार्टी का ठीक से जो है पक्ष रखते हैं, लेकिन आज ये भी पता नहीं इतनी गलती कैसे कर गए। नरेंद्र मोदी 400 सीटों की बात कर रहे हैं, मदन जी भाई साहब उससे नीचे आ गए हैं। उधर अमित शाह साहब ये कह गए। नहीं राधेश्याम जी, नहीं गलत सुन लिया राधेश्याम जी आपने। नहीं, 400 पार और राजस्थान में 25 की 25। ठीक है, हाँ। और तीसरी बार मोदी राधेश्याम सरकार। जी, राधेश्याम जी जल्दी से भाई साहब तो हाँ। मदन जी भाई साहब तो 373 कितने अभी नहीं आपने गलत सुन लिया। वो तो स्लिप ऑफ टंग था। नहीं मदन भाई मान लीजिए, वो स्लिप ऑफ टंग। आपने 370 वोट बोला, वोट अधिक बोला है मैंने। भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार की बात कर रही है, हाँ। इससे नीचे बात ही नहीं कर रहे। मदन जी भाई साहब ने अभी जो बात कही, मैं तो उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। सुनने में गलत। नहीं, लेकिन राधेश्याम जी सवाल मेरा वही है कि 4 सीटों के लिए डिटेल प्लान कॉन्फिडेंस जो है। देखिए स्वप्निल जी, फिर अमित शाह जी का आपने भाषण सुना क्या? हाँ। वो क्या कह गए हैं जोधपुर में? वो कह गए हैं कि जो है कांग्रेस ने तो एक द्वीप जो है वो दे दिया था श्रीलंका को, बिना पूछे ही बिना मांगे, और उसके ऊपर कभी बोलते नहीं है। पहले ये विचार कर लें, उसके बाद में मैं अपने जो है युवा उसको अध्यक्ष को भेज दूंगा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष को, उससे चर्चा कर लेंगे। अशोक गहलोत, आप बताइए, ये भाई आप तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है कांग्रेस की तरफ से चाणक्य कहे जा सकते हैं, जैसे अमित शाह भी बीजेपी। लेकिन अगर विरोधी अगर उन्हें वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसमें क्या करना है? वो उनको उस लेवल पे नहीं मान रहे, उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं समझ रहे। उस लेवल पे नहीं मानना, ये सबसे बड़ी बौखलाहट है। ये देखिए, बराबर का योद्धा सामने है, और बताइए आप कह रहे हो कि जो है मैं एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेज दूंगा, उससे बात कर लेंगे। यानी ये बात गले नहीं उतरती है। तो ये साफ इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस
पिछले 2 बार में राजस्थान में देखा जा रहा था, इस बार नहीं है वो। नहीं, और इसीलिए उसमें एक्स्ट्रा कहीं- एफर्ट डालने की जरूरत पड़ रही है ना राधेश्याम जी। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ और उसके बाद उस द्वीप पर बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा उदाहरण है जो वार आज अमित शाह ने किया है, या जो वार अमित शाह 2 दिन से कर रहे हैं, उसके पीछे वो द्वीप सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है, जिस पर मैं चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और सीधा रुख करूंगा अपने गेस्ट का। यशवर्धन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भारत की एक एक इंच जमीन भारत की है, उस पर समझौता क्यों? समझौता क्यों? अगर आपने किसी को दे दिया तो जाहिर तौर पर आप देश को विभाजित करने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप जाति पर वादा करते हैं तो आपको क्या लगता है वो लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा नहीं करेगा, वो लोगों को बांटेगा नहीं? क्या अमित शाह गलत कह रहे हैं आपको विभाजनकारी कहकर या देश तोड़ने वाला कहकर? देखिए, अमित शाह जी को तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने जोड़ने की बातें करते हैं, है ना। वो हिंदू मुस्लिम और गैर यादव राजनीति नहीं, पर वो जिसको जोड़ने की बात कर रहे हैं कम से कम उसको जोड़ तो दिया ना। 370 आपको ये बात तो माननी 370 पड़ेगी खत्म करके, और जिनको जोड़ने की बात कर रहे हैं उनको जोड़ तो दिया ना। पहले मैं मदन जी को इन्फॉर्म कर दूं कि 370 खत्म नहीं हुई है। आप ये जो झूठा आप नैरेटिव वापस लाओगे क्या? एक क्लॉज खत्म किया आपने। नहीं, आप वापस है ना? लाओगे क्या? नहीं, लाओगे नहीं। 370 टॉपिक 370 का है ही नहीं। नहीं यशवर्धन जी, टॉपिक 370 का नहीं है, टॉपिक है कच्छ तीवू और जाति। नहीं, अच्छा मुझे बताओ एक बार, कच्छ पूछो इनसे तीवू कैसे कर रही है 370 स्टैंड? आपके दिलों में 370 स्टैंड कर मदन जी, रही हम अलग से बुला लेंगे। यशवर्धन जी, हम पॉइंट पे रहेंगे प्लीज। यशवर्धन जी, हम पॉइंट पे रहेंगे। कच्छ तीवू आपने दिया, मतलब विभाजन हुआ। विभाजन हुआ, उसका क्या कारण था? उसका कारण क्या था वो बताइए आप बताइए। अब फिर आप वो मेरे को 6 लाख तमिल लोगों को बोल, आप वो 6 लाख तमिल लोगों वाले पॉइंट पर आने वाले? बिल्कुल वही है ना। आप पहले बता देंगे तो ये कभी किसी को बताया क्यों नहीं? और सुनिए, ये कभी किसी को बताया क्यों नहीं? ये हमारे हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा क्यों नहीं है? 2014 तक उस आइलैंड के चारों तरफ के फिशिंग राइट्स सर, समझौते की शर्तें और श्रीलंका की ओर से लागू ही नहीं होने दी गई। आपके समझौते के बाद मछुआरों को पकड़ कर जेल में बंद किया गया, मछुआरों को वहां तक जाकर मछली नहीं लेने दी गई। आप समझ रहे हैं इन बातों को? आपके समझौते को आप फॉलो ही नहीं करवा पाए। फिशिंग राइट्स थे इंडिया के पास, फिशिंग राइट्स थे, पर हम उसका इस्तेमाल कहां कर पा रहे थे? और 2015 में वो खत्म कर दिए, मोदी सरकार ने खत्म कर दिए। पर हम नहीं, तो एक बात बताइए यशवर्धन जी, कितना यशगान की बात थी कि 6 लाख तमिल लोगों के लिए आपने ये कदम उठाया। ये हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं है? आरटीआई से क्यों ये जानकारी सामने आ रही है? हिस्ट्री बुक में अब ये कोई नहीं पढ़े तो उसका क्या इलाज है? मैं बता रहा हूं आपको। चुपके चोरी नहीं सर, मैं 10 दिन जवाब दे हिस्ट्री दूंगा। बुक्स में होना चाहिए। 6 लाख तमिल लोगों के लिए चोरी क्या आपने चाइना को, मैं दे रहा हूं ना, चाइना का जवाब देता हूं। भारत देश से सारे दे दूंगा मैं। भारत देश से झूठ बोल रहे हैं लगातार, ठीक है, कि हमने कोई जमीन नहीं दी, जबकि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जे कर ली लद्दाख वाले पूरे। मैं अभी बताता हूं ना, ये तो ताजा घटनाक्रम हो गया ना। मैं बताता पर हूं, पुराना तो क्लियर कर दें कम से ये कम। नहीं मालूम कि 317 नहीं, लेकिन पुराना तो क्लियर कर दें आप कम से कम। नया पुराना मैं बता देता हूं स्वप्निल जी। मैं क्यों अगर 6 लाख लोगों के लिए किया गया था तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है एक बेटर मैनेजमेंट का, लेकिन आप लोगों ने उसे कभी भुनाया नहीं। आपकी गलती। वो हमारे हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं है 12th तक की? आपकी गलती। तो आप उसको क्लियर कीजिए ना। आप जनता के सामने स्वप्निल जी बताइए। मैं तो खुद जानता था आप क्या फैसला ये करेंगे जनता के बीच में। ये मैं तो खुद जानता था आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, लेकिन आप इस बात का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने कभी उस चीज का यशगान किया ही नहीं। किसने रोका था? किस लिए? हमने लोगों की उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना था। हमने लोगों अरे के सर, लिए लोगों को बताया नहीं। कल को ऐसी कोई स्थिति कहीं और पर बनी तो आप वो जमीन भी दे देंगे, समझौता कर लेंगे। बांग्लादेश को 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन दे दी समझौते से, बहुत ज्यादा जमीन मदन जी मोदी साहब ने। काउंटर देखिए, मैं स्वप्निल जी साबित कीजिए कि विभाजनकारी है। आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, मेरा निवेदन है आपको। पहले तो मैं राधेश्याम जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो शायद वो आवाज कट के पहुंचने की वजह से मेरी बात सुन नहीं पाए, क्योंकि बूथ की बात हो रही थी। और बूथ के ऊपर मैंने ये बोला है कि पिछली बार से 372 370 वोट ज्यादा मिलने चाहिए। वो मैं फिर साबित कीजिए कांग्रेस। मैं दूसरी चीज ये कहता हूं कि अभी हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हमने तो कर दिया और हमने जनता को बताया नहीं। जिसके लिए किया उसके लिए बताना पड़ता है भाई। हम अगर सिलेंडर देते हैं तो बताते हैं कि दिए हैं। हम अगर किसान क्रेडिट कार्ड बनाए तो बताते हैं, शौचालय बनाए तो बताते हैं। ये ऐसे समझौते करके और क्यों नहीं देते? क्योंकि चुपके चुपके सौदेबाजी और चुपके चुपके धंधेबाजी
जमीन बेच के, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जमीन बेची नहीं गई थी। पहली बार नहीं हुआ है। जमीन बेची नहीं गई। अरे ये तो ऐसे ही देते हैं, पहली बार नहीं हुआ है। नहीं, खुद अमित शाह कह रहे हैं जमीन बेची नहीं गई है, मैं बताता हूँ, समझौते के तहत गई है। अरे समझौता किया, समझौता देश के फायदे में करे तो समझ में आता है, समझौता परिवार और पार्टी के फायदे में होता है। चीन को बंजर जमीन इसलिए दे दी जाती है, चीन का चंदा आता है, वहां चीन के सैनिक चीन से हमारे सैनिक संघर्ष कर रहे होते हैं, राहुल गांधी डिप्लोमेट के साथ में भोजन कर रहे होते हैं। ये इनकी पहली बार नहीं है। आधा कश्मीर थाली में परोस के और पाकिस्तान को दे देते हैं, और अब जब 370 को अमित शाह जी ने खत्म किया, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने खत्म किया, और ये कह रहे हैं कि अभी भी वहां लागू है, आपके दिलों में लागू। पाकिस्तान की सरप्राइज विजिट तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। क्या की? विजिट की, वहां से आतंकवादी आते हैं, हम क्या सरप्राइज विजिट कर गए? स्वप्निल जी, विजिट की, हम तो संबंध अच्छे बनाना चाहते थे, पहले उनको मौका दिया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि हम नेबर नहीं बदल सकते, लेकिन आपका आचरण बदलिए, हम आपके साथ खड़े। लेकिन जब आचरण नहीं बदला उनका, तो उसको आंख दिखाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। सर्जिकल स्ट्राइक की, 1 मिनट सुनिए, 370 खत्म किया। और आज कांग्रेस के दिलों में 370 का दर्द आपने देखा क्या इनके प्रवक्ता के, किस तरीके से 370 इनके दिलों में जिंदा रह सकती है। इस देश के संविधान के अंदर 370 नहीं है। लेकिन ऐसी पार्टी लाइन, एक बार फिर मैं आ रहा हूं, मैं राधेश्याम जी आपके पास आ रहा हूं। जब आप किसी को विभाजनकारी बोलते हैं, 2 मिनट मदन भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, यशवर्धन जी 2 मिनट, आप दोनों शांत हो जाएं। राधेश्याम जी, विभाजनकारी अगर आप किसी को बोलते हैं तो ये बहुत गंभीर आरोप होता है, जिसके पीछे आप एक कचतीबू वाला उदाहरण देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आगे के वादे भी विभाजनकारी साबित हो सकते हैं। आखिर जाति पर आप वादा करने के बाद बेसिकली देश के लोगों को तोड़ ही रहे होंगे ना। आप बीजेपी को काउंटर करने के लिए इस तरह की चीजें क्यों रख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही है। जो राजीव गांधी ने श्रीलंका को द्वीप दिया था, वो वास्तव में देश के लिए कोई वो अच्छे फायदे का सौदा नहीं था, बड़ा भारी गलत काम किया गया था। और फिर देश की संसद को इसमें उनको जो है फेवर में लेना चाहिए था, उसको अवगत कराया जाना चाहिए था। यह जनता की ड्यूटी नहीं है कि वो जनता जो है उनसे जो है इसकी सूचना मांगेगी, उनको संसद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि भाई ये समझौता किया जा रहा है। हाँ, छिपकर काम क्यों करना? वैसे ही स्वप्निल जी, देखिए, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी किसके नेता हैं? सुब्रमण्यम स्वामी अभी अब बीजेपी मोदी सरकार के लिए कह रहे हैं कि चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन दबा ली है, और जो है प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो वहां लद्दाख से आगे जो झील थी 400 किलोमीटर की, देखिए अब उस पे दोनों की निगरानी है, पहले भारत का हिस्सा था। तो ये देखिए, ये तो दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों पे आरोप है। अब आप बताइए कि दोनों ही गलत हैं। यदि ऐसा हो रहा है, कांग्रेस ने भी गलत किया, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन पे चल रही है। दोनों गलत कर रहे हैं, देश की रक्षा तो नहीं हो रही। लेकिन राधेश्याम जी, चीन वाला जो हिस्सा है वो डिस्प्यूटेड है, वो अभी भी डिस्प्यूटेड है। कच्चीदीवू पे तो हमारा कुछ बचा ही नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चीन वाला तो अभी भी डिस्प्यूटेड है, जिस पर कुछ हो सकता है। कच्चीदीवू पे तो अब क्या हो सकता है? हो गया समझौता, खत्म है मामला। वो तो बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ने ये बिल्कुल गलत किया था साहब। इस तरह का समझौता करने से पहले संसद को फेवर में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था, संसद को अवगत कराया जाना चाहिए था। 1982 में जब ये समझौता हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने एक बार भी वाजिब नहीं समझा कि देश की जनता को अवगत कराए कि ऐसा हुआ। क्या इससे आरटीआई ये इसके लिए पर्याप्त है क्या? कितने शर्म की बात है ये कि आरटीआई लगानी पड़े और उससे पता लगे। ये तो संसद को पता होना चाहिए था, संसद के माध्यम से पूरे देश को पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें इस तरह के आरोप तो लगेंगे ही। फिर क्यों नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।